से स्कूल और एनजीओ के साथ विभिन्न जरूरतों वाले छात्रों और उनके परिवारों के साथ छोटे छोटे समूहों में मिलकर काम किया है और उन्होंने लर्निंग और बिहेवियर चेंजेस वाले छात्रों के साथ काम करने वाले शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल को सपोर्ट और कंडक्ट भी उनका छात्रों के लिए के साथ जुड़ना किसी भी तरह की शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतर है। मीना गौर को आमंत्रित करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यह सेशन जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। कृपया सेशन के दौरान आप अपने माइक को म्यूट पर रखें और अगर किसी के कोई प्रश्न या क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए ईना गौर का आमंत्रित करती हूँ। वेलकम ईना गौर। हाय, नमस्ते एवरीवन। थैंक यू अंजू दीदी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद वापस सब लोगों को देख के बहुत फेमिलियर चेहरे दिख रहे हैं मुझे गैलरी में। सुमिता दीदी, रूपा दीदी, ऑल ऑफ यू। आई थिंक बहुत सारे लोग मेरे लिए नए हैं, कुछ नए चेहरे हैं। मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, जैसे आपको अंजू दीदी ने बताया, और मैं फाउंडेशन से करीब पिछले 8-9 सालों से जुड़ी हुई हूँ। आई तो मैं एक वॉलंटियर की तरह थी, पर मेरा आधा दिल आधा दिमाग यहाँ आके अटक गया है, रुक गया है। सो इसलिए वो एक वन टाइम विजिट ऑलमोस्ट एनुअल विजिट बन गई। आज हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी और एजुकेशन की, डिसेबिलिटी और इंक्लूजन की। ऑल्दो फाउंडेशन में आप सब लोग प्रॉबेबली मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप डेली बेसिस पे इस फील्ड में काम करते हैं। और जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मैंने आप लोगों में से काफ़ी लोगों से बहुत कुछ सीखा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गुब्बारा सेंटर एंड लतिका विहार रिसोर्स सेंटर काफ़ी एनरिचिंग था। तो मैंने कुछ लर्निंग वहाँ से ली है, और आज कुछ मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की और कैसे हमने बच्चों और फैमिलीज के साथ, टीचर्स के साथ काम किया है, वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। I'll start. Is this visible to everyone? Yes, it is visible. Thank you. Okay. So, disability and education. बहुत सारे लोग, अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता एक स्पेशल एजुकेटर क्या करता है या एक इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है, मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि स्पेशल एजुकेटर एक विशेष शिक्षक है जो कि किसी बच्चे को, किसी डिसेबल्ड बच्चे के लिए एजुकेशन या करिकुलम या जो भी सब्जेक्ट है उसे मॉडिफाई करता है। मैं एक इंक्लूसिव सेटअप में काम करती हूँ। अगर आपको इसका भी अभी मतलब नहीं पता या आप इस टर्म से फेमिलियर नहीं है तो घबराइए मत। करीब 24-25 साल की उम्र तक मैं भी इन शब्दों का मतलब नहीं जानती थी। मैंने ये टर्म्स कभी सुने भी नहीं थे कि कुछ स्पेशल एजुकेटर होता है या इंक्लूसिव स्कूल होता है। मैं बहुत बाद में समझी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि कभी मेरे स्कूल में, मैं एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में जब पढ़ी थी, मैंने कभी इन बच्चों को अपने आसपास देखा नहीं, इन्हें अपने एनवायरनमेंट में कभी नहीं देखा। मुझे हमेशा सिर्फ ये किसी स्पेशल स्कूल में जाते दिखे। सो ऑफ कोर्स एक बाय डिफॉल्ट धारणा मन में ये बन गई थी कि ये एक स्पेशल स्कूल में ही पढ़ते हैं, ये हमारे साथ नॉर्मल या इंक्लूसिव स्कूल्स में कभी पढ़ ही नहीं सकते। इसके लिए एक और चीज यहाँ पे समझना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप के स्कूल्स हैं। स्पेशल स्कूल जैसे मैंने बताया, जहाँ सिर्फ स्पेशल नीड्स के बच्चे पढ़ते हैं, जो कि कंप्लीटली एक एक्सक्लूजन मॉडल है। फिर आया थोड़ा सा इंटीग्रेटेड मॉडल, इंटीग्रेटेड स्कूल्स, जहाँ पे स्पेशल नीड्स के बच्चों को सेम बिल्डिंग या सेम क्लासरूम में रखा गया, पर वो दूसरा करिकुलम फॉलो कर रहे थे। जैसे अगर बाकी के बच्चे अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो इन्हें कुछ और बहुत फंक्शनल चीज पढ़ाई जाएगी, जैसे मनी
या कुछ और इजी कॉन्सेप्ट जो कि जिसका मेन बेस ये है कि ये बच्चे बाकी के क्लास का करिकुलम नहीं कर सकते हैं, बाकी बच्चों जितने इंटेलिजेंट नहीं है, इनके लिए हमें बहुत चीज मॉडिफाई करनी पड़ती है। और लेटेस्ट कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज के बाद स्टार्ट हुआ इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल का मतलब जहाँ सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो स्पेशल नीड्स हो या नॉन स्पेशल नीड्स यानी न्यूरोटिपिकल बच्चे, सभी एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। मोस्टली सैडली ये एक सपना सा है, अभी ये सच होने से बहुत दूर है। क्या आप में से कोई कोशिश कर सकते हैं ये पढ़ने की, जो मैंने इस साइड पे लिखा है, राइट साइड पे ऑफ द स्क्रीन लिखा है? कोई बोलकर नमिता, सबा, एनी वन ऑफ यू, कैन यू ट्राई एंड रीड दिस? कैसे पठान समथिंग और हाँ, पर मैंने 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा है, आप कोई भी नहीं पढ़ पा रहे हैं? सेकंड वाली तो बिल्कुल भी नहीं हिना जी। ओके, थर्ड भी नहीं। पर मैंने कोशिश पूरी की कि आपको समझ आ जाए। अगर मैं इस समय अभी एक मेन स्ट्रीम टीचर का रोल समझाऊं, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है कि मैं आपको समझाऊं। मैंने 3 अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको समझ नहीं आ रहा है, शायद आप इतने एबल नहीं है कि आप मेरी क्लास में बैठ सकें। Will that be a right way? That would make me feel really bad. बहुत बुरा सा लगेगा। थोड़ा सा बुरा लगेगा, खासतौर से जब मैं बाकी 30-35 साल बच्चों के सामने ये चीज बोलूं। पर अगर मैंने कुछ ऐसा अपनाया होता, दिखाया होता साथ में, शायद तो थोड़ा आसान हो जाता गेस करना कि किस बारे में बात हो रही है। रोड सेफ्टी या स्पीड ब्रेकर, सिर्फ एक सिंपल से पिक्चर के साथ ये बहुत सिचुएशन चेंज हो सकती थी। एक स्पेशल नीड्स बच्चे के लिए भी बहुत आसान और सरल बन सकती थी। मेरी इस चीज की इंस्पिरेशन और शायद इस करियर की इंस्पिरेशन भी काफी कुछ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त से आई, जिसने बहुत साल पहले मुझे बोला था कि व्हेन वी प्लान फॉर द मोस्ट वल्नरेबल वी मेक इट बेटर फॉर एवरीवन। और वो एक बात थी, ऑफ कोर्स, जो मैं कही थी, जो मैंने काफी साल पहले गांठ बांध ली थी, एंड इट हैज हेल्प्ड मी इमेंसली इन माय करियर। अगर हम इंक्लूजन की बात करते हैं कि इंक्लूजन के लिए किसी स्कूल को, किसी जगह को तैयार कैसे करें, सबसे पहले तो फिजिकल एनवायरनमेंट तैयार करें, जहां हम बसेस में रैंप की बात कर सकते हैं, डिसेबल्ड टॉयलेट्स की बात कर सकते हैं, हैंड रेल्स की बात कर सकते हैं, लिफ्ट्स की बात कर सकते हैं। पर कई बार आपने देखा होगा कि ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती हैं। जैसे रैंप है तो 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे बना देंगे कि उसे व्हीलचेयर लेके चढ़ना ही एक अच्छी खासी वर्जिश और व्यायाम हो जाता है। या फिर डिसेबल्ड टॉयलेट्स जो होते हैं, जो डिसेबल्ड लोगों के लिए मॉल या कहीं मार्केट में अगर टॉयलेट्स हैं, वो हमेशा लॉक मिलेंगे। पूछे जाने पे अधिकतर यही सुनने में आता है कि मैडम उसमें कोई आता नहीं है, या फिर गंदे हो जाते हैं तो फिर साफ करने में दिक्कत होती है, तो हम लॉक ही रखते हैं। कोई आए तो फिर हम लोग चाबी लेके देंगे, फिर खोलेंगे। सो प्रेजेंटली आई थिंक मोस्टली काफी जगह पर इंक्लूजन का ऐसा ही हाल है। ये तो थी फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कि हम कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं। पर सिर्फ इतना आसान नहीं है कि फिजिकल एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर दिया और इंक्लूजन हो गया। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरे करियर में मैंने देखा है अडेप्ट करना टीचर्स के एटीट्यूड को, which has been the most difficult part. एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते मैंने कई बार क्लास में ऐसे शब्द, ऐसे फ्रेजेस सुने हैं, मैडम ये आपका बच्चा है ना, उसको देख लो, आप उसको संभाल लीजिए। सेन में है क्या? अरे ये तो ठीक दिखती है, इसको सेन में क्यों रखा हुआ है? या मैं नहीं पढ़ा सकती, आई कैन नॉट वर्क विद देम बिकॉज आई हैव टू मच वर्क, मेरे पास और बहुत काम है। हमारे पास अकेले यही 2 बच्चे थोड़ी हैं, हम इतनी सारी करेक्शन करनी है हमें, हमारे पास इतने सारे और 25-30 बच्चे हैं, हमें इनके लिए ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, हम ट्रेन नहीं हुए हैं, हमें आता ही नहीं कैसे पढ़ाएं।
आपको ज्यादा अच्छे से आता है, आप पढ़ा दीजिए, आप ही करिए, अगर मैं ही पढ़ाऊंगी तो आपका क्या रोल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर अनफॉर्चुनेटली इनमें से काफी सारे फ्रेजेस कई बार बच्चों के सामने कहे गए। आई एम श्योर फाउंडेशन वाले खासतौर से लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। हम पेरेंट्स को भी कॉन्स्टेंटली डिस्करेज करते हैं कि अपने बच्चे के सामने उसके चैलेंजेस के बारे में बात ना करें, खासतौर से दूसरे लोगों के साथ, कि मेरा बच्चा ये नहीं कर पाता या मेरे बच्चे को ये दिक्कत है। हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, पर वो बहुत ज्यादा हर्ट भी कर सकता है। उन्हें सब ये चीजें, छोटी छोटी चीजें समझ आती हैं। जस्ट बिकॉज कोई बच्चा, किसी बच्चे को सुनने या देखने में दिक्कत है या बोलने में दिक्कत है या पढ़ने में दिक्कत है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसको मेंटली कॉग्निटिवली दिक्कत है या वो समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। सो हाउ डू वी प्रिपेयर स्टाफ फॉर इंक्लूजन? जो टीचर्स जिनके साथ ऐसे सिचुएशंस हुए जहाँ पे हमें कई बार एक्सक्लूजन या एक मेंटल जो डिफरेंस है आपके दिमाग में वो इतना एविडेंट कर दिया, इतना क्लियरली बता दिया क्लास में, उसके बहुत सारे नुकसान हमारे बच्चों को झेलने पड़ते हैं। जैसे कि बाकी बच्चे जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं वो चिढ़ाने लगेंगे, या फिर धीरे धीरे कुछ बुलिंग इंसिडेंट्स हो सकते हैं, या उन्हें ये क्लियर हो जाता है कि ये हमसे नीचे है, ये हमसे कमतर है, और ये वाला चेंज इंक्लूजन के पर्पस को पूरी तरह हरा देता है। मैंने जो देखा है, टीचर्स का एटीट्यूड चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है रेगुलर ट्रेनिंग। देयर इज नथिंग एल्स व्हिच कैन हेल्प सो मच, बट कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, काउंसलिंग, डिस्कशंस, ताकि जो रेगुलर टीचर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम टीचर्स हैं, वो इसे अपनी जिम्मेदारी माने, ना कि एक एडिशनल बोझ कि हम पर ये लाद दिया गया है, अब हमें ये भी करना है। अगर ये वाला मेंटल एटीट्यूड चेंज होता है तभी बहुत सारी चीजें फ्यूचर के लिए चेंज हो सकती हैं। इसके साथ साथ में एक और चीज हमारे लिए सोचने की बात ये है कि हम जो पेरेंट्स हैं कई बार उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा जो स्पेशल नीड्स के पेरेंट्स हैं वो बहुत सारी चीजें समझें, वो एक्सेप्ट करें। पर मेरा मानना है कि ये हर बार हमेशा बहुत फेयर नहीं होता, बहुत सही नहीं है, क्योंकि एक पेरेंट जो ऑलरेडी थेरेपीज में कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो ऑलरेडी शायद इमोशनली काफी थक गया है, काफी एग्जॉस्टेड है, क्योंकि अपने बच्चे के स्पेशल नीड्स, उसके चैलेंजेस, फैमिली प्रेशर्स, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, अपने जॉब के डिफिकल्टीज, मेल्टडाउन्स, बाकी बच्चों को देखना, अपने अगर सिबलिंग्स हैं तो, इन सब के बीच में अगर हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि बाकी सारी अंडरस्टैंडिंग भी उसी पेरेंट की तरफ से आए, तो ये फेयर नहीं है। सो एज अ स्कूल हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्टाफ को चेंज करें, अपने स्टाफ को ट्रेन करें, ताकि हमसे वो चेंज हमारे बच्चों तक जाए, बोथ डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड, और वो उन बच्चों से उनकी फैमिलीज तक धीरे धीरे वो चेंज ट्रांसेंड हो, धीरे धीरे वो छोटी से छोटी लहर बनकर एक बड़े बदलाव में बदले। टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज नॉट इजी। किसी ने नहीं कहा कि ये आसान है। अगर ये इतना मुश्किल है तो फिर हम लोग करते क्यों हैं? Why do we insist on inclusion? Can anybody volunteer to answer that? I'll just stop screen share. If it's okay with you, I would like to make it a little more interactive where, and not make it a lecture wise. मैं बहुत ज़्यादा अपनी क्लासेस में भी लेक्चर लेना पसंद नहीं करती हूँ। अगर आप इसमें इंटरैक्ट कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। Now, someone has to start it in order to break the stigma. Yes, ma'am. Okay. Yes, absolutely. In order to break the stigma, एक जो लोगों के मन में एक धारणा बनी, राइट, जैसे मेरे मन में भी एक धारणा थी कि ये स्पेशल बच्चे दूसरे ही स्कूल्स में पढ़ते हैं, हमारे साथ नहीं पढ़ सकते। रूपा दीदी आप कुछ बोल रहे थे? मैं उसी को अलग, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हम सब बराबर हैं, बिकॉज आई बिलीव दैट वी ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड वी आर इक्वल। तो हमें कैसे दूसरे को
कॉम्पनसेट करना है, कैसे उनको अपने सबको बराबर होना है। राइट, पर बहुत मुश्किल भी है, बहुत डिफिकल्टीज आई हैं, बिकॉज स्पेशली आप लोग जब इस सेटअप में काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक एक पेरेंट या एक एक व्यक्ति, एक एक टीचर को चेंज करने में कितनी मेहनत लगती है, उसके पीछे कितना काम किया जाता है। इट्स नॉट ईजी। बट जब हम बात करते हैं कि हमारे स्पेशल नीड्स बच्चे हो या रेगुलर नीड्स बच्चे हो, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? इवेंचुअली क्या होता है, 18-20 साल की उम्र तक, कॉलेज तक शायद वो हमारे साथ है, पर उसके बाद क्या हम हमेशा उन्हें अपने बगल में, गोद में लेके बैठ सकते हैं? नहीं। उन्हें बाहर की दुनिया में जाना है, उन्हें कुछ कड़वी सच्चाई भी फेस करनी है, उन्हें शायद एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी जीनी है। और अगर आप किसी भी स्पेशल नीड्स बच्चे के पेरेंट्स से पूछें कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि मेरे बाद इनका क्या होगा, कौन इसका ध्यान रखेगा, क्या ये कुछ कर पाएगा या नहीं, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी पाएगी या नहीं, ये बहुत सारे सवाल उनके मन में रह जाते हैं। बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि हमने उस इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए कभी उन्हें ट्रेन नहीं किया है। वो ओवरनाइट नहीं होता है, उसके लिए बहुत साल पहले से चेंज और ट्रेनिंग जरूरी होती है। I'll get back to the screen. Thank you. I hope I'm not putting you to sleep. So had reached here. Right. So इस पूरे प्रोसेस में, इंक्लूजन के प्रोसेस में आखिर कौन कौन इन्वॉल्व है? देयर आर न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन, जिन्हें हम नॉर्मल बच्चे बोलते हैं कॉमन भाषा में, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनकी फैमिलीज और टीचर्स। न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन, इन पे क्या असर होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ये समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिपिंग दिखाऊंगी एक बच्ची का, आकांक्षा, जो 18 साल की है, जो अभी एक इंक्लूसिव स्कूल से रिसेंटली ग्रेजुएट हुई है। इतने 12-14 साल इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ने के बाद उसका इस बारे में क्या राय थी, हम उसके बारे में आगे वीडियो देखते हैं। So the first time I was introduced to a kid who has special needs was in first grade, and honestly, I have known that some people have special needs pretty much all my life because I was only 5 years old then. And like, the thing I like about being in an inclusive school is that I was introduced to special needs kids at a really young age, firstly. Secondly, I learned how to work with them. I learned how to adapt to their needs and how they adapt to our needs eventually at the stage where I was learning a lot about the world myself. So rather than learning about it as a problem, as something distant, as something that should be addressed, but it's not directly concerned to me, as many of the world problems seem to be. It was more like, okay, this is a minor problem, this is a minor difficulty that some people face, that some people have, but it can be overcome easily. And it's not as if special needs children are any different to us, because I have at least 5 friends who have special needs, and I have the similar bonds of friendship with them as I have with any other friend. I play with them, I hang out with them, I tease them, they tease me, I talk to them. And I think being in an inclusive school where they used to go to all the same classes as I did, where they used to go to sports with me, where I used to sit with them during classes, I used to bunk classes with them, I used to chit pass with them, I used to talk to them, help them in their studies, take help from them in my studies. I think that just shaped who I am. I think that just shaped how I think about other people, how I form relationships with other people, that
honestly helped me to be more patient. I am a really impatient person in general, but it just sparked up this patience, this empathy in me for other people, for friends, family, kids, whoever. I hope this was audible and clear. So this is from a neurotypical student. This is from a non-disabled student. जहाँ पे उसने ये बताया कि वो कितना कंफर्टेबल थी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने में, स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ पढ़ने में बचपन से अभी तक, और क्योंकि उसको उसने स्पेशल नीड्स के बच्चों को इतनी यंग एज से देखा, उसके लिए एक बहुत नॉर्मल बात हो गई थी, उसके लिए कुछ अलग विचित्र नई बात नहीं थी. जैसा मैंने पहले आपको बताया, जब हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, इंक्लूजन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ अहेड. आगे की जिंदगी के लिए उनको तैयार करना एक मेजर रोल हो जाता है इंक्लूजन का, जहाँ पे वो दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना सीखते हैं, उनके साथ बातचीत करना सीखते हैं, एक सोशल लाइफ मेंटेन करना सीखते हैं. पढ़ाई हाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मुश्किलें आती हैं, पर जिस तरीके से उनकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है वहाँ वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि वो कितने अच्छे ग्रेड्स ला पा रहे हैं. फ्यू टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज जिनके साथ हमने पिछले कुछ सालों में काम करा है, चाहे वो फिजिकल हो, विजुअल हो, स्पीच या हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, सुनने या पढ़ने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत. ये बहुत सारे डिसेबिलिटीज के बाद भी एक चीज जो ज्यादातर बच्चों को फ्यूचर प्लानिंग के लिए हेल्प करती है वो है प्लानिंग बैकवर्ड्स. अगर आप देखें तो हम लोग स्कूल में जो मॉडल फॉलो करते हैं वो ये होता है कि हम 7th 8th में जब बच्चा 12 या 13 साल की उम्र का है, उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करना स्टार्ट करें, उन्हें आगे की स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद वो क्या करेंगे, 18 साल की उम्र के बाद वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं. वो कुछ भी हो सकता है, उनकी पसंद का कोर्स. जैसे कुछ बच्चे हैं जो आज के डेट में म्यूजिक परस्यू कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने डिजाइन कोर्सेज में एडमिशन लिया है, या कोई जो पेंटिंग में अच्छे थे वो ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन फॉलो कर रहे हैं, या डिजिटली कंटेंट क्रिएट करना सीख रहे हैं, कंप्यूटर पे कुछ कुछ बनाना सीख रहे हैं, और फोटोग्राफी सीख रहे हैं. और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो करियर जिनके पास इंक्लूजन के कारण, इंक्लूसिव स्कूलिंग के कारण, क्योंकि उन्हें ये एक्सपोजर मिला है अलग अलग चीजों से, चीजें ट्राई करने का, अलग अलग लोगों से मिलने का, उनके पास एक चांस है एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने का, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज फॉलो करने का. This was a small interview I had with a parent जिनकी एक 18 साल की बेटी है. She has autism. वो इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ी लिखी है, अभी ग्रेजुएट हुई है, पर उनके अकॉर्डिंगली जूनियर स्कूल तक तो इंक्लूजन बहुत अच्छा था, वो बहुत खुश थे. पर जैसे ही धीरे धीरे वो सीनियर स्कूल में आए, धीरे धीरे बाकी बच्चों का, बाकी टीचर्स का इस बच्ची के प्रति एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया. वो उसे उतना समय नहीं दे पाते थे, वो उतने पेशेंटली उसके साथ बात नहीं कर पाते थे, या कई बार गुस्से में थोड़ा झिड़क देते थे. समटाइम्स वो बहुत इनसेंसिटिव रिमार्क्स उस बच्ची ने को सुनने पड़े स्कूल में, जिसके कारण वो डिप्रेशन में भी आई, उसे मेडिकेशन भी लेनी पड़ी. सैडली ये इंक्लूजन का एक नेगेटिव भी है कि अगर सही सपोर्ट नहीं दिया जाए तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम काफी डैमेज हो सकती है, उसे काफी हेल्प फैमिली लेवल पे या मेडिकल लेवल पे जरूरत पड़ सकती है. पर इतने साल के बाद भी जब उस पेरेंट को पूछा गया कि क्या वो फिर भी इंक्लूसिव स्कूल प्रेफर करेंगे या स्पेशल स्कूल, उनका जवाब था इंक्लूसिव स्कूल, क्योंकि इंक्लूसिव स्कूल से एटलीस्ट इस बच्ची को एक एक्सपोजर मिला बाकी चीजों का, बाकी लोगों का, कि इस दुनिया में और कैसे लोग हैं. क्या उसे हर समय अपने मन मुताबिक लोग मिलेंगे? क्या हमें अपने मन मुताबिक लोग मिलते हैं?
जब हम स्कूल पास करते हैं हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, बट हम एडजस्ट करते हैं, खासतौर से वर्किंग लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। सो शी फील्स कि उनको ये अपनी बच्ची को, ऑल्दो उसके लिए थोड़ा मुश्किल एक्सपीरियंस था, पर फायदा भी था, इसमें बहुत ज्यादा फायदा भी था क्योंकि उसकी लर्निंग बहुत रही। इंक्लूजन फॉर टीचर्स, ऑफ कोर्स व्हेन अ टीचर इज विलिंग, जब वो खुद इच्छा रखते हैं सीखने की, तभी बहुत सक्सेसफुल इंक्लूजन हो सकता है। मैंने एक टीचर से बात की जो पिछले 22 साल से इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ा रही हैं और मेन स्ट्रीम पढ़ा रही हैं। शी इज़ नॉट अ स्पेशल एजुकेटर, वो एक बायोलॉजी एंड कंप्यूटर टीचर है, वो काफ़ी साल से ये काम कर रही हैं। और स्पेशल नीड्स के बच्चों को एक क्लास में रखने के लिए उनको काफ़ी अपने पढ़ाने के तरीके में चेंजेस करने पड़ते हैं। सो हो सकता है कोई बहुत सारे टीचर्स को ये पसंद नहीं आता क्योंकि इसका मतलब है एक्स्ट्रा मेहनत, पर जिन टीचर्स जो थोड़े भी कॉम्पिटिटिव होते हैं, जिनको मजा आता है कुछ नया करने में, उनका मानना है कि इसमें मैं बोर नहीं होती हूँ। मैं हर साल सेम करिकुलम पढ़ाकर बहुत बोर हो जाती हूँ, और जब मेरे पास स्पेशल नीड्स के बच्चे आते हैं तो मुझे एक चैलेंज लगता है और मैं बहुत मेहनत करती हूँ उसे एक अलग तरीके से लेसन पढ़ाने की, तो मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगता है एज अ टीचर। I'll share with you a short video of another student जो कि ये कहता है, जो हमें खुद साफ साफ बता रहा है कि इंक्लूसिव स्कूल में होने के लिए हम लोग और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि एक इंक्लूसिव स्कूल में हम एक विकलांग बच्चे को या स्पेशल नीड्स बच्चे को अच्छे से वेलकम कर सकें और बाकी का माहौल ऐसा बना सकें कि उस बच्चे को बुलिंग नहीं फेस करनी पड़े या किसी तरीके के टीजिंग नहीं फेस करनी पड़े। The first thing that I'm thankful for is that I went to a school which was inclusive of children with special needs. So because it made me into a person who I would never have been अगर मैं उनके साथ नहीं पढ़ता. And like my whole perspective on such children as like, you know, I have a good perspective on them because as far as I see them, they're just as human as us. They just suffer from very specific things. If I look at my school, what it could have done better is that when a child grows up, like, you know, when in the start, like from between 1st to 5th grade, when children really aren't understanding to such situations, that's where most such type of, like, you know, discrimination, segregation and bullying take place. For my school, even though my class mein there were children with special needs, I really didn't see the school's technique of, like, you know, stopping that bullying. Especially, it really didn't stop until a specific time, because my class mein I had 2 special needs children in 2 different times. What my school could have done better is educate the children. They could have just special like they could have removed in a span of a year, they could have removed a few classes where they could have educated us about children with disabilities. And I'm not saying specific to what the child in our class is suffering from. I'd say a general class where they would just explain to the children in the most easy manner, just to make them understand what their classmate is going through, just so the bullying can stop. Yeah. So ये 18 साल का बच्चा ये छोटी सी बात अभी बहुत क्लियरली समझता है कि बुलिंग रोकने के लिए ही विशेस कि स्कूल में इस बारे में ओपनली बात की गई होती, बजाय इसके कि उस चीज के बारे में छुपाया गया या क्लियरली नहीं बताया गया, और बुलिंग के बारे में कुछ स्कूल ने किया होता, एक फर्म स्टेप लिया होता। सो अगेन ये जिम्मेदारी हम पर टीचर्स पे ज्यादा आती है। The first thing I'd like to end with this quote here.
अगर आप कोई पियानो देखते हैं तो पियानो में सबसे सुंदर मीठा संगीत तब बजता है जब दोनों काले और सफेद कीज साथ में बजे। सिर्फ एक तरीके का या एक ट्यून बजने से म्यूजिक नहीं होता है। So I'll end here and thank you. If anyone has any questions, I'll stop sharing. थैंक यू ईना, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ शेयर किया कि करंटली स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में क्या रियल सिचुएशन है, और आपने बताया कि कैसे स्टाफ और लोगों के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। और 3 चीज़ें जो आपने बताई बहुत ही अच्छी कि एटीट्यूड, कम्युनिकेशन और प्रैक्टिस, इन चीज़ों का हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। देयर इज़ वन क्वेश्चन इन अ चैट बॉक्स, मीना, आई विल रीड फॉर यू। Inclusion is a very brave and nice move, though you have also mentioned that this fact is still to some extent difficult and imaginative. But often the disabled children in inclusion schools are likely to be bullied, which can break their confidence. So how do we can deal with that? Anju Didi, can you repeat the last line? Yeah, the disabled children in inclusion school are likely to be bullied, which can break their confidence. So how do we can deal with that? See, पहला स्टेप तो होगा प्रिवेंशन की, वो उतना हो नहीं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सनत ने भी इस बारे में बात की कि हम पहले स्टेप में एजुकेट करें। जब हम टीचर्स से स्टार्ट करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, वो मॉडलिंग से बहुत सीखते हैं। सो हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम इन बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं जब हम उनकी बात समझ नहीं पाते, क्या हम थोड़ा सा इम्पेशेंट होकर झिड़क देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो न्यूरोटिपिकल बच्चे उस एनवायरनमेंट में बहुत नोट करते हैं। सो पहला स्टेप वुड बी अपने आप को टीचर ट्रेनिंग पे ध्यान देना, खुद को चेंज करना। दूसरा, अगर ऐसी बुलिंग हो रही है तो एक या तो काउंसलर की मदद से वहां पर ओपनली बात करना और उस इश्यू को एड्रेस करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है। जैसे मैंने आपको मिष्टी का केस बताया, जहां पर शी वॉज डिप्रेस्ड और इवेंचुअली वो बुलिंग से इतना परेशान हो गई कि काफी वायलेंट हो गई थी, उसको मेडिकेशन पे रखना पड़ा था। पर उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी, पेरेंट से जब पूछा गया क्या इंक्लूसिव स्कूल में ही डालना चाहेंगे या आप कंटिन्यू करेंगे किसी स्पेशल स्कूल में, शी सेड इंक्लूसिव स्कूल, क्योंकि ये फेलियर, ये रिजेक्शन से डील करना भी एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल है जो हमारे बच्चों के पास होना चाहिए। और जब पेरेंट्स, टीचर्स मिल के काम करते हैं, तब ये बहुत अच्छे से सपोर्टिव सिस्टम के साथ हम इन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। Right, thank you, Meena. There is one more question. This is last one. Do we have any criteria to select a type of school for children, especially between integrated and special school? Criteria for? Criteria to select a type of school for children. नहीं, एक्चुअल अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज देखें तो सबसे फेयर ट्रीटमेंट होगा इंक्लूसिव स्कूल चूज करना, पर बहुत सारे स्कूल्स में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हम अभी भी ऐसे स्टेज पे हैं जहां पर किसी भी नॉर्मल स्कूल में एडमिशन देने से भी मना कर दिया जाता है। सो इंक्लूसिव स्कूल्स की बात थोड़ा और फार-फेच्ड हो जाती है, थोड़ा और दूर हो जाती है। इंटीग्रेटेड स्कूल्स, हाँ, एक ऑप्शन बचते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स को लगता है कि चलो एटलीस्ट सेम बिल्डिंग में तो है, वो कम से कम कुछ एक्सपोजर हो रहा है, मेरा बच्चा पूरे एक अलग सिक्लूडेड स्पेशल स्कूल में तो नहीं जा रहा। सो डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स एबिलिटी, वो कितना सक्षम है उसके ऊपर, और आपके एरिया में, आपके लोकल लोकेलिटी में कितनी सुविधाएं अवेलेबल हैं, इसके ऊपर ये सिलेक्शन वेरी करेगा। Thank you so much, Ina, once again for such a wonderful and informative session. Thank you so much. It was lovely being here. Yeah, always.
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मीरा शिनोय को। मीरा शिनोय यूथ फॉर जॉब की संस्थापक है। वह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के साथ नीति पर काम करती है और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को लागू भी किया है। उनका हाली कार्य वरिष्ठ सलाहकार UNDP स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट था। उन्होंने NSDC और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर विकलांग युवाओं को कुशल बनाने के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। फेजर इंस्टीट्यूट की मदद से विकलांगता से जुड़ी मीरा शिनोय की प्रेरणादायक कहानियों की पुस्तकें दुनिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सव जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में लॉन्च की गई थी। इस किताब का एक हिंदी संस्करण भी प्रकाशित हुआ है। यूथ फॉर जॉब का पहला प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया था। भारत में यूथ फॉर जॉब को 14 राज्यों के 24 शहरों तक बढ़ाया गया। इन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें से कुछ NCPEDP शेल हेनल केलर अवार्ड 2011 एंड वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2015। ऐसे बहुत सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। मीरा शिनोय को आमंत्रित करने से पहले एक रिमाइंड कि सेशन के दौरान हम अपने माइक को म्यूट रखें। किसी के कोई प्रश्न है तो हम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और सेशन के अंत में हम उसका आंसर करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मीरा शिनोय को। वेलकम मीरा शिनोय। Ma'am, you are on mute. Good morning, Latika Roy Foundation. Good morning to Joe and her team. मैं हिंदी में इंग्लिश में बात करूंगी और मेरी हिंदी भी हैदराबादी हिंदी है क्योंकि मैं हैदराबाद में रहती हूँ। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। शुद्ध हिंदी बोल नहीं सकती। तो 9 साल पहले मैंने यूथ फॉर जॉब संस्था सेटअप किया था और तब मैंने सोचा, इससे पहले मैं गवर्नमेंट में काम किया, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट में और वर्ल्ड बैंक में, UN में। और इसके बाद जब मैं यूथ फॉर जॉब सेटअप किया था, मैं सोच रही थी कि क्या करना है। ये मैंने डिसाइड किया था कि यूथ के साथ काम करूंगी। यूथ को, क्योंकि जब हम 18 से 28 तक उम्र के साथ काम करते तो इसके बाद उनके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि विकलांग यूथ के साथ काम करूंगी क्योंकि 80% ऑफ विकलांग डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज बोले तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जैसे कंट्रीज में जो हमारे इंडिया के आसपास में रहते हैं। तो 80% इधर है, तो हम इंडिया में इनके साथ कुछ कर सकते हैं तो जरूर वो पूरी दुनिया पे असर हो जाएगा। और हमारा फोकस था कि विकलांग को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। ये सोच के हमने संस्था शुरू किया। दूसरे हमने डिसाइड किया कि पहले हम जब हम शुरू किया था कि एक तो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो विकलांग के साथ काम करते थे, लेकिन वो पूरे लोग अर्बन बच्चों के साथ काम करते थे। तो हमने सोचा चलो ये हमारी भारत उनकी विलेजेस में है, उनके गांव में है, तो गांव के बच्चों के साथ ही शुरू करेंगे हमारा काम।
और गांव की बच्चों जिनकी पढ़ाई कमी थी, बोले तो 10वीं पास या 12 क्लास पढ़े हुए हैं उनके साथ, और जो अनपढ़ है उनके लिए दूसरा ट्रेनिंग करेंगे। ये सोच के पहले ट्रेनिंग सेंटर हमने हैदराबाद में एस्टैब्लिश किया। बहुत 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 मुश्किल था ये काम, हमने सोचा भी नहीं था। हम 4 लोग थे। गांव गए तो विकलांग लोग किधर है मालूम नहीं, ढूंढना पड़ा। और जब उनके माँ बाप के साथ बात किया कि देखो हम नए ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग लिया तो जॉब मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, पेरेंट्स को कुछ भी बिलीफ नहीं था। वो लोग बोलते थे कि कैसा हो सकता है ये इन लोगों के लिए जॉब। और हैदराबाद आके हमारे ट्रेनिंग सेंटर देखते थे और 1-2 दिन ठहरने के बाद छोड़ते थे। दूसरा प्रॉब्लम था कि अच्छे ट्रेनर्स मिलना बहुत मुश्किल था। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि बहुत कंपनीज आए हमारे ट्रेनिंग सेंटर देखने के लिए, क्योंकि हमको हमारी पहले काम से उनका जानकारी था। आए और देखे और ऐसे करते थे उनका सिर कि ये बच्चों के साथ क्या करेंगे, किधर इन लोगों को डालना है। तब हमने सोचा कि बहुत बहुत काम करना पड़ेगा कंपनीज में भी। खुशी की बात है कि धीरे धीरे ये 9 साल में हमारी काम आगे बढ़ाया। आज हमारी काम पूरी इंडिया में है। पहले हमने 27 सेंटर्स 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया में एस्टैब्लिश किया। ये पूरे रेजिडेंशियल सेंटर्स था ताकि विकलांग यूथ कहीं से गांव से आके हमारे साथ ठहर सकते हैं, और हम उनको ट्रेनिंग देते थे और काम की 3 इंटरव्यूज देते थे। तो नॉर्थ ईस्ट में था, पूरी जगह में थे ये ट्रेनिंग सेंटर्स, और उसमें से हम अबाउट 26,000 विकलांग को ट्रेनिंग किया और बहुत लोगों को जॉब्स भी दिया है। हमारे सबसे बड़े चैलेंज था, हमने देखा कि गांव से बच्चों को मैसेज देने के लिए कि विकलांग लोग भी अच्छे काम मिल सकता है ट्रेनिंग दिए तो हमारी कम्युनिटी वर्कर्स से गवर्नमेंट के साथ जुड़ाए हुए एटलीस्ट 200 NGOs के साथ हम काम करते हैं कि पूरे लोग को ये मैसेज देना कि विकलांग लोग, इंग्लिश में हम बोलते हैं कि एबिलिटी इन डिसेबिलिटी, बोले तो ये डिसेबल्ड क्या एबिलिटी देखो। तो ये मैसेज के साथ अभी हम एटलीस्ट 7 मिलियन लोगों को ये मैसेज दिया है, और इसलिए हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में बच्चों आते रहते हैं स्मूथली। फिर हम कंपनीज के साथ, जब कंपनीज कुछ प्रश्न पूछते थे कि ये कैसा करना, वो कैसा करना, और उनका मन बदलने के लिए, जैसे हम गांव के लोग के मन को बदलने के लिए उपाय है, उधर भी हम कई की तरीका और सर्विसेज देते हैं, जैसे सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स। ये कंपनीज के अंदर हम जाके जो लोग हायर करते हैं ये बच्चों को, उनको ये वर्कशॉप्स करते हैं, और उसके बाद हम कंपनी में क्या क्या करना है ताकि वो विकलांग यूथ अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, तो वो पूरी चीज देखते हैं। जैसे जिसको आंख नहीं है उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कोई व्हीलचेयर पे है उनके लिए रैंप चाहिए,
वो पूरी चीजें हम देखते हैं, उसको एक्सेसिबिलिटी ऑडिट बोलते हैं। वो एक्सेसिबिलिटी ऑडिट भी करते हैं। फिर कंपनीज हमसे पूछते हैं कि ओके किधर कौन से जॉब में डालना है ये लोग, तो उसके लिए भी हम एटलीस्ट एक हफ्ते वो कंपनी के साथ काम करके हम देखते हैं कि कौन कौन के जॉब पे किस तरह की विकलांग जॉब में डाल सकते हैं और उसके लिए क्या एडजस्टमेंट करना, वो भी हम सॉल्यूशन देते हैं। तो ये पूरे काम हम कंपनीज में करते हैं ताकि वो यूथ जब वो कंपनी में जाता है तब वो काम कर सकता है और कंपनी खुशी होके और ज्यादा यूथ लेंगे। ये एक एग्जांपल देने के लिए आप लोगों को, हम अमेज़न के साथ ऐसे 5 विकलांग जो सुनना और बात नहीं कर सकते, स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं इंग्लिश, 5 यूथ के साथ शुरू किया। अभी ये लास्ट 1.5 years में एटलीस्ट 700 यूथ 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया से दिया है हम लोगों ने। और ये बच्चों को अमेज़न में काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर में भी हमने बहुत काम किया है ताकि ये यूथ जब वो कंपनी को जाते हैं उधर खुशी होंगे और कंपनी भी उन लोगों का जो भी चाहिए, जैसे वो सुपरवाइजर, उसको भी हमने साइन लैंग्वेज सिखाया है। तब तो ये पूरा काम हम करते हैं कंपनीज के साथ, वो ये काम है। और दूसरा हमारे नया प्रोग्राम जो 2 साल पहले शुरू किया है, बहुत कंपनीज पूछने लगे कि एजुकेटेड यूथ कहाँ है। पूरे यूथ 10-12वीं पास यूथ है, BA BCom कंप्यूटर पढ़े हुए यूथ भी हमको चाहिए। तो हमने नया प्रोग्राम शुरू किया, ये कॉलेज यूथ के लिए है जो कॉलेज में पढ़ते हैं। उसका प्रोग्राम का नाम है कॉलेज कनेक्ट। हमने सोचा हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके सिर्फ को ट्रेन करके जॉब्स में डालेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा कि पहले विकलांग यूथ बहुत बहुत कम कॉलेजेस में रहते हैं। हमारा जो एक्ट है RPWD एक्ट, वो उसमें लिखा है कि एटलीस्ट 5% ऑफ द स्टूडेंट्स विकलांग होना, लेकिन रियलिटी क्या है, कई स्टेट्स में 0.04% है, उतनी कम है। तो कॉलेजेस में बहुत कम है, वो एक। दूसरा जो भी है, क्योंकि वो कॉलेज और उनके एजुकेटर्स को विकलांग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो वो बच्चों को के हाथ में डिग्री है, लेकिन उनका वो लोग को काम नहीं मिल सकता है। तो हमने अभी सोचा कि ओके, दो काम करना। ये एक है कि ये एजुकेटर्स और ट्रेनर्स के साथ भी काम करना शुरू किया है, ताकि उन लोगों को समझाना कि डिसेबिलिटी क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे पढ़ाना, डूज एंड डोंट्स, हमारे एक्ट के बारे में, ये पूरा वेबिनार्स और वर्कशॉप के साथ हमने शुरू किया है। अभी हम 12 यूनिवर्सिटीज, अबाउट 1500 कॉलेजेस में है। और दूसरी काम हमने शुरू किया कि नेबरिंग जो स्कूल में है वो कॉलेज के पास, उधर जाके मेरी टीम स्कूल्स में पूरे बच्चों को बोलते हैं कि डोंट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, स्कूल में पढ़ो, और फिर कॉलेज दिखाते हैं उन लोगों को, कैंपस को लेके हम बताते हैं कि देखो पढ़ाई करने से नौकरी का चांसेस बेटर है। तो ये भी नया काम हमारी, और उधर हमने अबाउट 1000 यूथ को पढ़ाया अभी तक, और वो अच्छे कंपनीज में
काम मिल गया, जैसे एक्सेंचर, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, ऐसे कंपनीज को। फिर क्या हुआ, कोविड आया। जब कोविड आया, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि पूरे ट्रेनिंग सेंटर बंद करना। जब हम बंद करते थे तब पूरे यूथ हमारे साथ बात किया कि प्लीज डू नॉट स्टॉप योर ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे माँ बाप जो गाँव में है, जो खेती बाड़ी करता है, उनका आमदनी जाएगी, घर में खाने का मुश्किल होता है। तो ये टाइम में हमको जॉब्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने ऑनलाइन शुरू करने की डिसाइड किया और यूथ के साथ बात किया, पेरेंट्स के साथ बात किया, कंपनीज के साथ बात किया। बहुत मुश्किल था। मुश्किल क्या थे कि गांव में कनेक्टिविटी पुअर है, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, वाईफाई कनेक्शन ठीक नहीं है। फिर भी इतना एंथुसियाज्म था बच्चों के साथ ये ट्रेनिंग्स में जाने के लिए कि ये लास्ट ईयर में हमने 6000 यूथ को ट्रेनिंग किया। उनके माँ बाप सोचते थे कि ये क्यों फोन के साथ बैठी है, मोस्टली मदर। फिर हमारे ट्रेनर्स के साथ बात करती है, जब मालूम होते कि ये जॉब के लिए ट्रेनिंग है, वो लोग इतनी खुशी होते थे कि ये एक माँ से दूसरी माँ हमारी मैसेज स्प्रेड हो गया, और इसलिए हमारा एनरोलमेंट इतना अच्छा था। दूसरी खुशी की बात है कि यंग मदर्स, जो छोटे बच्चों है, यंग विडोज, बहुत एनरोलमेंट उन लोगों का हो गया। पहले 5% था, अभी 30% आ गया। वो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारी मुश्किल था कि जॉब्स किधर है, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स बंद हुआ था, होटल्स बंद हो गया था। ये एक सेक्टर जो हमारे टीम ने कनेक्शन किया है कि ई कॉमर्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये पूरे लोगों के साथ हम लोग काम करते थे। और दूसरे हमने लोकल मार्केट बोले तो किधर से वो बच्चों आते हैं, उधर जाके हम लोग पूरे छोटे हॉस्पिटल, छोटे ऑफिसेस, क्लस्टर्स, उधर जाके बात करते थे कि ईच वन टेक वन कैंपेन हम रन करते थे कि तुम उनको विकलांग के बारे में समझाते थे और बोलते थे कि ईच ऑफ यू टेक वन। आसान नहीं था, लेकिन हमने बिगनिंग किया और बहुत लोगों को जॉब मिल गया। खुशी की बात है कि जम्मू और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट से बहुत लोग हमारी ट्रेनिंग्स में एनरोल किया था, और जम्मू में भी हम लोगों ने 5 बच्चों को काम दिलवाया था। तो ये हमारा ट्रेनिंग्स है। इन लोगों को एक जॉब दिया तो रियली बहुत बच्चा को प्रेरणा मिलता है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हाँ इंडिपेंडेंस होता है, लेकिन उसको प्रेरणा मिलता है और पहली बार वो लड़का या लड़की ड्रीम करना शुरू करता है कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, और वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम अभी एक्चुअली 2 हफ्ते के बाद हमारे एलुमनाई बेस को एलुमनाई लॉन्च करते हैं। हमने सोचा कि ये पूरे बड़े कॉलेजेस को एलुमनाई एसोसिएशन है, तो क्यों ना हमारे विकलांग यूथ के साथ भी एलुमनाई एसोसिएशन करेंगे, ताकि उन लोगों को कॉन्फिडेंट बनाएंगे, उन लोगों को और तंदुरुस्त बनाएंगे। तो अभी हमारे साथ एक डेटाबेस है एटलीस्ट 25,000 विकलांग यूथ के साथ, तो वो लॉन्च कर रहे हैं हम। और आलोक जो मेरे टीम का है, इधर है, वो 1-2 स्टोरीज बताएंगे आपको कि कैसे हम हमारा काम यूथ
पे असर है। ये काम हम सिर्फ मैं नहीं लेकिन मेरी टीम, पूरी टीम को बहुत पसंद है। हाँ मुश्किल है लेकिन हम लोगों को बहुत बहुत पसंद है ये काम, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि क्या असर होता है वो यूथ के लाइफ पे। हम सोचते हैं कि ये काम करने से अच्छा विजन है कि एक समावेश भारत हम छोड़ देंगे, एक समावेश दुनिया छोड़ देंगे। और एवरी डे हम देखते हैं कि एक जॉब एक विकलांग बच्चों को दिया तो उनका पूरी फैमिली एक्चुअली पॉवर्टी के बाहर आता है। क्योंकि क्या होता है, ये बच्चा पैसा सेव करता है और बच्चे हम देखते हैं कि उनकी जो जुड़ाई है माँ बाप के साथ काफी स्ट्रॉन्ग है। मैंने बहुत नॉन डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम किया है, लेकिन ये लोगों का बहुत बहुत जुड़ाई है। हमेशा बच्चे बोलते हैं उनके फर्स्ट इनकम से उनकी माँ के लिए एक अच्छा बड़ा फोन, स्मार्टफोन देते हैं माँ को, ताकि माँ उनके साथ वीडियो फोन पे चैट कर सकती है। तो ये लोग उनके माँ बाप का देखभाल करते हैं। और हमने सुना कि कहीं कहीं जब बच्चों के साथ एवरी मंथ हम हमारी एलुमनाई जो काम में है उनके साथ बात करते हैं, हमने देखा कि उन लोगों को हम सोचते हैं कि उनके साथ कमी है, लेकिन वो लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि उन लोगों के पास बहुत है और देने के लिए भी है। तो बहुत हमने कोविड में देखा कि मास्क करके बांटते हैं, फ्री ग्रोसरीज देते हैं जो देख नहीं सकते हैं, अच्छी तरह की काम करते हैं। और यही देख के हमारा लाइफ मीनिंगफुल होता है, मेरी टीम का लाइफ मीनिंगफुल होता है। अभी मैं आलोक को बोल दूंगी कि एक दो कहानी आपको समझाने। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन देहरादून की तरफ से। हमारा देहरादून में भी सेंटर है। समय का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी बात जल्द से जल्द आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे सितंबर 2019 में हमने अपना सेंटर देहरादून में शुरू करा। ये नेहरू कॉलोनी में है। जब हमने सेंटर शुरू करा तो कई तरह की समस्याएं हमारे सामने थी कि इसे कैसा करें। तो उन समस्याओं को न गिनते हुए मैं आपको जो हमारा सक्सेस था वो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ कि एक जो बहुत ही प्रेरणादायक जो कहानी हमारे पास थी वो थी प्रिया की। प्रिया एक लड़की है जो देहरादून के आउटस्कर्ट्स में सेला क्वीन की तरफ रहती है। और वो जब से उसने बर्थ लिया था वो सीपी कैंडिडेट थी। सेरेब्रल पैलेसी एक तरह की दिव्यांगता है जिसमें आपका मोटर कंट्रोल नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बोलने के ऊपर या मूवमेंट्स के ऊपर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होता। एनी हाउ जो हमारा सेकंड बैच था, हमारा 2 मंथ का रेजिडेंशियल बैच हम लोग चलाते थे कोविड से पहले। उस बैच में वो लड़की ने, हमारे कैंडिडेट ने हमारे यहाँ पे एडमिशन लिया। थोड़ा स्टार्टिंग में हमें भी उसे ट्रेन करने में इशू आया क्योंकि उसका जो हाथ में कंट्रोल था वो था नहीं, तो कंप्यूटर्स में शी वाज नॉट एबल टू वर्क। उसका कम्युनिकेशन, शी वाज नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली। वो बोल भी ठीक से नहीं पाती थी क्योंकि उसको थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम था। पर उस बच्चे का लगन ये था और उसके पेरेंट्स का ये साथ था कि उसने 2 महीने का हमारे यहाँ पे पूरा प्रोग्राम कंप्लीट किया। कोविड से पहले क्योंकि फेस टू फेस इंटरव्यूज होते थे, देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली तक वो बच्चा हमारे साथ में इंटरव्यूज देने गया। हमने जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करवाया था 26 फेब को, बिफोर कोविड। उसके बाद में उसका 1-2 जगह उसे रिजेक्शंस फेस करने पड़े। उसके बाद में हमने विशाल मेगा मार्ट देहरादून में अप्रोच करा। उनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं देहरादून के अंदर। तो विशाल मेगा मार्ट ने उस बच्चे को रखा और पिछले 1.5 साल से वो बच्चा वहां पे अपनी जॉब कर रहा है, अपनी आजीविका कमा रहा है। उसके जीवन में और उसके पेरेंट्स के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव उससे आया क्योंकि वो एक ग्रामीण परिवेश की बालिका थी। फार्मर उसके फादर थे।
तो अब अभी उसने लेटेस्ट अभी 1.5 महीने पहले उसका इंक्रीमेंट भी हुआ है। अभी वो देहरादून में लगभग 13,000 रुपए उसे इन हैंड जो है सैलरी मिल रही है। इसी उसमें मैं आपको दूसरी एक स्टोरी बताऊंगा जो थोड़ा आपको मोटिवेट करेगी कि किसी भी सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। कोविड ने मे बी आलोक जी की साइड से थोड़ा कनेक्टिविटी इशू हो गया है। मीरा जी आप कंटिन्यू करेंगे? I don't know what he's talking about. वो उनकी कहानियां बता रहे थे। मीरा जी एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, कैन वी आस्क? राइट, do the companies and organizations pay the disabled youth adequately, or do they hesitate to pay them equally as their other employees? नहीं, हम है उधर देखने के लिए। In the beginning, we are the voice for the youth with disabilities. तो हम देखते हैं कि and we make sure that उनका सैलरी सेम है और and there's no discrimination at all. लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उनका एजुकेशन नहीं है तो करियर में प्रॉब्लम होता है टू मूव अप, क्योंकि नेक्स्ट लेवल जाने के लिए अनलेस यू आर अ ग्रेजुएट कभी-कभी देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। तो अभी हमारे पूरी ट्रेनिंग सेंटर्स में हम लोगों उन बच्चों को दिखाते हैं कि हाउ डू यू गेट इनटू द ओपन एजुकेशन सिस्टम एंड एनरोल टू बिकम अ ग्रेजुएट, क्योंकि कंपनी का पॉलिसी है कि ओनली इफ यू आर अ ग्रेजुएट यू कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल। इन मेनी कंपनीज हमने देखा है, तब हमारा यूथ क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं है वो नेक्स्ट लेवल मूव नहीं कर सकता है। लेकिन जब ज्वाइन करता है नो वे डिस्क्रिमिनेशन हम छोड़ते ही नहीं। मेरा पूरा टीम देख लेते हैं कि द सैलरी इज ऑन पार विद द अदर्स। Right, ma'am. Thank you. There is another question, ma'am. Training for intellectual disabled youth. How successful have you been in training and placing them? Intellectual disability, a large portion of our work hai with locomotor disabilities, speech and hearing impaired is very large, low vision. For youth with visual disabilities, now we've started our government coaching because we had so many job opportunities in the private sector for the youth who are visually impaired, but they just don't want private sector jobs. उन लोगों वे पूरे चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट नौकरी ही मिल जाना है। तो हमने देखा और वो लोग बोलते थे कि जब कोचिंग सेंटर्स को जाते हैं 1 लाख 1.5 लाख कोचिंग क्लासेस का प्राइस है और मटेरियल एक्सेसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कोचिंग क्लासेस शुरू करेंगे, तो अभी कोचिंग क्लास शुरू किया है और हमारी फोकस है कि पूरे आई इंस्टीट्यूट्स जो है उन लोगों के पास एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है जिधर यूथ काम के लिए आते हैं, तो उधर हम टाई अप कर रहे हैं और स्प्रेड कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में हमारे काम उतना ज्यादा नहीं है। यूथ हु आर न्यूरो डाइवर्स ऑटिज्म, तो उन लोगों के साथ कुछ किया है क्योंकि एम्प्लॉयर्स पूछ रहे हैं। सेरेब्रल पॉलिसी, डाउन सिंड्रोम, उन लोगों के साथ भी थोड़ा काम किया है। और लेकिन बहुत ज्यादातर नहीं है।
Right, ma'am. Thank you. There is one more question. Do these young adults face any kind of discrimination at their workplace? If yes, how does your organization support them? पहले साल जब हमने काम शुरू किया था, हमने सोचा भी नहीं था कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मैंने सोचा, और मेरी भी गलती है, मैंने सोचा कि टॉप सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, उन लोगों को वो पूरे लोग बहुत खुशी से बोले कि ओके, हम विकलांग हायर करेंगे, ये हमारे दिल की बात है, तब कुछ नहीं होगा। तब हमारा एक्सपीरियंस से हम वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। एक बार ऐसा हुआ था अच्छा बड़ी कंपनी में, और जब मेरा टीम विजिट किया उसके बाद, वो पूरे बच्चों बाहर बैठे थे, हाँ, और पूछे तो सुपरवाइजर बोल रहा था कि ओके, सीईओ को चाहिए तो लेट हिम टेक देम, लेकिन हमको मालूम नहीं कि क्या करना है। तब हमको मालूम हुआ कि इट इज नॉट इनफ टू वर्क विद द सीईओ, यू हैव टू वर्क एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कंपनी। तो वही मिस्टेक से हम क्विकली लर्न किया, और अभी कुछ भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यूथ कंपनीज ज्वाइन करने से पहले हम कंपनी प्रिपेयर करते हैं। हम सुपरवाइजर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, इवन बोर्ड्स को सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करते हैं, ताकि उनकी मन तैयार होता है। फिर पॉलिसीज बदलते हैं, फिर एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करते हैं, फिर ऐसे बहुत साइन लैंग्वेज वर्कशॉप्स करते हैं। तो ऐसे बहुत सर्विसेज हम देते हैं कंपनीज में, ताकि वो यूथ के लिए कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, और वो उनके काम फोकस्ड करके काम कर सकता है और प्रोडक्टिव बन सकता है। एंड एट द सेम टाइम कंपनी को उनका बिजनेस में ये यूथ अच्छा काम करके उनका बिजनेस बढ़ाना चाहिए, तभी वो ज्यादा यूथ हायर करेंगे। तो यही है हमारा काम, दोनों साइड, यूथ के साथ और कंपनीज के साथ। कंपनी एंड में बहुत काम है हमारा, बहुत। Right. Thank you. Another question, ma'am. Can you speak about more why you haven't done much with intellectual disability candidates? Yeah, we are only 9 years old. So what we do is that each year we started adding one disability. And second is that we began with the most difficult disabilities, which is rural India. तो वो challenges भी हमको देखना पड़ा। फिर scope इतना था कि we began scaling so fast. हमने भी सोचा नहीं कि इतनी जल्दी हम स्केल करेंगे। तो ये पूरे करते समय इंटेलेक्चुअल डिसेबल के साथ काम करने के लिए एक्चुअली अ लॉट ऑफ फोकस देना पड़ता है। तो शुरू ऐसा नहीं कि नहीं शुरू किया है, हम लोगों ने वर्क ऑफ होम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया है थोड़ी बच्चों के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो हम ऐसे करते हैं उन लोगों के साथ एक टीम मेंबर उनको अटैच करके फोकस्ड काम करके उनको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज देते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत मॉनिटरिंग करना पड़ता है, बहुत फोकस्ड अटेंशन करना पड़ता है, और ट्रेनिंग भी और लंबा होना है उसके लिए। तो शुरू करेंगे हम जल्दी, मे बी दिस ईयर समटाइम शुरू करेंगे, लेकिन अब तक मैं एडमिट करती हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं किया है। थैंक यू मैम। अभी काफी क्वेश्चंस चैट बॉक्स में अभी है, बट समय के अभाव के कारण हम जिनके क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे कि मेल के थ्रू हम आपके आंसर्स आप तक पहुंचा दें। थैंक यू मीरा शिनॉय, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जर्नी हमसे शेयर की
कि कैसे आपने अपना काम 5 यूथ्स के साथ स्टार्ट किया और करंटली आप 700 यूथ्स के साथ काम कर रही हैं। और सबसे मोटिवेशन वाली बात यह है कि आपने अपना काम की स्टार्टिंग गांव और कस्बों से चुना, जहां पर लोगों की पहुंच बहुत देर में जाती है। और बहुत अच्छी बात है कि यूथ को आपने उनको जॉब दिलाई, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंसी बढ़ी और सोशल पार्टिसिपेशन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा। जैसे कि आलोक ने हमें जो शेयर की थी अभी एक स्टोरी, उसके थ्रू पता चला कि कैसे आपने उनका सोशल पार्टिसिपेशन बढ़ाया। Once again, thank you so much, Meera Shenoy, for such a